पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है एकदम मस्त होंगे, बिंदास होंगे और झकास होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं सीबीएसई के ऑफिशियल पेपर की। ये जो पेपर आपको सामने दिख रहा है, ये सीबीएसई ने ऑफिशियली अनाउंस किया है और ऑफिशियली अपनी वेबसाइट पर डाला है कि इसको सॉल्व करो और इससे क्वेश्चंस फंसने वाले हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आगे बढ़ता हूं और आपको इस वीडियो में सेक्शन ए को कराने वाला हूं, जिसमें यानी सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को डील करूंगा और इस तरीके से डील कराऊंगा कि भाई साहब मजा आ जाएगा। हर एक क्वेश्चन आपको क्रिस्टल क्लियर होगा कि ऐसे होना है। चलिए तो बिना देरी किए हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो सेक्शन ए है इसमें टोटल जो है 20 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें 18 एमसीक्यू क्वेश्चन हैं और 2 असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं। यानी टोटल मिला के सब हम ये कह सकते हैं कि 1 मार्कर क्वेश्चन यहां पर 20 होने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखते हैं। इस क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो गौर फरमाइएगा, बिल्कुल आराम से देखिएगा इस बात को कि यहां पर आपको एलसीएम लेने की बात की गई है और क्या कहा गया है कि 2 पॉजिटिव नंबर हैं, वो पॉजिटिव नंबर एक्स की क्यूब और वाई की स्क्वायर की फॉर्म में है। दूसरा पॉजिटिव नंबर भाई साहब कैसे है? हमने कहा v इक्वल टू दूसरा पॉजिटिव नंबर एक्स वाई क्यूब की फॉर्म में है और हमसे कहा गया कि भाई साहब एलसीएम लो, यानी लोएस्ट कॉमन फैक्टर लो, किसका? ए और बी का। अब कैसे करते हैं इसको देखिए। ये जो आपका ए लिखा हुआ है और ए में क्या है? एक्स की क्यूब और वाई का स्क्वायर। इसका मतलब एक्स को 3 बार लिख लो इस तरीके से और वाई का स्क्वायर है, इसका मतलब वाई को भी 2 बार लिख लो। v दैट इज एक्स वाई की क्यूब आप क्या कर लो, x यहां पर लिख लो, y यहां पर लिख लो, y यहां पर लिख लो और y यहां पर लिख लो। लिख लिया। सबसे पहले कॉमन कॉमन वालों को पकड़िए। अगर मैं कॉमन कॉमन वालों को पकड़ूंगा तो एक ये कॉमन है, एक ये कॉमन है और एक ये कॉमन है। तो जब आप एलसीएम लेने जाएंगे यानी कि एलसीएम ऑफ दिस लिखेंगे तो पहले कॉमन कॉमन वाले लिख लीजिए, यानी एक बार x, एक बार y और एक बार y। अब एक बार आप क्या लिखेंगे? अब ये एक्स वाई की क्यूब है, अब जो कुछ भी रेस्ट बचा, यहां पे क्या लिख दो? रेस्ट। रेस्ट जो कुछ भी बचा, रेस्ट क्या बचा? ये बचा और ये बचा, ये सारा भी लिख दो। इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक्स वाई वाई एक्स एक्स वाई। तो सब मिला के क्या लिख दूं? एक्स की क्यूब वाई की क्यूब, यानी कि एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी मस्ट बी एक्स की क्यूब वाई की क्यूब। यानी सही आंसर यहां पर सी होने वाला है और सीबीएसई ने इसका आंसर गलत दे दिया है। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ये दे रखा है, तो इसको हम क्या कर देते हैं? सही करके बी दैट इज एक्स की क्यूब वाई की क्यूब लिख दे रहे हैं। सी इसका सही आंसर है, जो कि मैंने आपको मार्क करके बता दिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है आपका? अगला क्वेश्चन हमारा है ये। इसमें आपसे पूछा कि भाई साहब ये बताओ कि गिवन पेयर ऑफ लाइंस ऑफ इक्वेशन नॉन इंटरसेक्टिंग, क्या होना चाहिए? नॉन इंटरसेक्टिंग होना चाहिए। मैंने कहा रुको 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 रुको, नॉन इंटरसेक्टिंग बताने से पहले मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी बता देता हूं। अगर कहीं लिखा है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ऐसे केस को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग। और इसको यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। समझ गए बात को आप? यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा दूसरा एक और केस लिखता हूं, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। इस केस को हम कोइंसिडेंट केस कहते हैं। कोइंसिडेंट का मतलब होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओ हो, यहां पर सिर्फ एक सॉल्यूशन, यहां पर बहुत सारे सॉल्यूशन। इसकी फोटो ऐसी होती है, ऐसे कट करके चली गई। इसकी फोटो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन चढ़ के चली गई, तो ये कोइंसिडेंट होती है। लेकिन ये तो भाई साहब पैरेलल लाइन है, एक दूसरे को काट ही नहीं रही, एक दूसरे के ऊपर भी नहीं है। ये जो केस होता है, यहां लिख रहा हूं, ये होता है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और इस केस को हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन या फिर पैरेलल, क्या बोलते हैं?
पैरेलल केस। तो यहां पर देखिए कहां पर है ये वाला केस, तो यहां पर अगर मैं गौर से देखूंगा तो मुझे ये वाला केस बी में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब बी इसका सही आंसर है। समझ गया बात को? चलो बिना देरी किए हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। अब तक हमने 2 क्वेश्चन निपटा दिए हैं, ठीक है भाई। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन अच्छा है, बेहतरीन है, गजब का है। करना कैसे है ये जरूरी है। आइए, कह रहे हैं कि अगर कहीं 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो, आपको बताना है नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट अगर कभी बताना पड़े तो मैं उसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको यहीं पर बताने वाला हूं कि अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए तो ऐसे केस को हम रियल और डिस्टिंक्ट कहते हैं, यानी रूट दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अगर d बराबर 0 आ जाए तो उस केस को हम रियल बट सेम कहते हैं, या फिर कुछ लोग इसको इक्वल कहते हैं। फिर तीसरा केस अगर आ जाए d लेस देन 0, यानी कि 0 से छोटा, तो ऐसे को हम कहते हैं नो रियल, कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं होता। सो लेट्स फिगर आउट कि यहां पर क्या होने वाला है। भाई साहब a की वैल्यू 9 है, b की वैल्यू -6 है और c की वैल्यू -2 है। d निकालना है, आओ d निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है हमारे सामने। आ जाओ। d दैट इज व्हाट, b स्क्वायर माइनस 4ac। b बोले तो ये -6 का स्क्वायर -4 इंटू 9 इंटू -2, सब मिला के मैं ये कह सकता हूं ये 36 हो गया, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गए, ये 8 हो गया और ये 9 हो गया, यानी कि 36 प्लस 72 हो गया। ये जो भी सही हर हालत में ग्रेटर देन 0 है, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये कभी भी 0 के बराबर भी नहीं हो सकता। और अगर ऐसा हो गया तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, कौन सा वाला केस, ये वाला हो गया। तो देखते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट वाला कहां से है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। टक लगा दिया ना आपने, बस ऐसे ही लगाते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। अगले क्वेश्चन को दौड़ता हूं मैं, भाई साहब आ जाओ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे। मैंने कहा देखो अपन का सीधा हिसाब है, डरते अपन किसी क्वेश्चन से है नहीं, आसानी से कर देंगे, है ना। आ जाओ, कैल्विन आपके साथ है। कह रहे 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस। तो मैंने कहा कि भाई एक AP है कोई और एक AP2 है। इस AP का और इस AP का जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं D1 है, सेम है तो D मान लेते हैं, और इसका कॉमन डिफरेंस D, क्योंकि दोनों का सेम है। ओके, तो आगे, लेकिन उन्होंने कहा कि इस वाली AP की जो A1 है दैट इज -1 है और A2 की बात करूं तो वो -8 है। समझ गए बात को सर, समझ गए। वो कह रहे हैं कि इसकी कोई 4th टर्म है और इसकी भी कोई 4th टर्म है। इसको मैं स्मॉल से दिखा दे रहा हूं, इसकी कोई 4th टर्म, इसकी भी कोई 4th टर्म। कह रहे दोनों का अगर माइनस निकाला जाए, यानी क्या निकाला जाए, डिफरेंस निकाला जाए। क्या निकाला जाए बच्चों, डिफरेंस निकाला जाए, तो क्या होगा T4 माइनस T4 आयला। इसका मतलब A1 प्लस 3D की बात कर रहे हैं, A2 प्लस 3D की बात कर रहे हैं, क्योंकि D तो दोनों जगह पर सेम ही है। इसका मतलब A1 3D माइनस A2 3D। ओए होए 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 होए, चकरे फटे, ये तो डूब गया। क्या बचा हमारे पास डिफरेंस, हमारे पास डिफरेंस के लिए सिर्फ बचा A1 माइनस A2, यानी कि -1 माइनस 8, यानी कि सब मिला के -1 प्लस 8 यानी कि 7। क्या 7 कहीं है, आओ आओ आओ। तो ये रहा वो आंसर जिसकी आपको ताबड़तोड़ नीड थी भाई साहब, डिजायर थी, क्रेविंग हो रही थी कि सही आंसर हमारा कैसे आएगा। अपन का आ गया आंसर, और क्या चाहिए अपने को। अपने को चलना है अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है भाई साहब। अगला क्वेश्चन ये रहा, छठा क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, लुक एट द बोर्ड केयरफुली। कैन फाइंड द रेशो इन विच दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट डिवाइड्स एक्स एक्सिस। मैंने कहा अच्छा, रेशो बताना है। मैंने कहा रुको, ऐसे बना लो। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, दिस इज व्हाट
एक्स एक्सिस, इस एक्स एक्सिस को कहीं पर कोई एक लाइन है ऐसे, और उस लाइन पर दो पॉइंट है। एक पॉइंट को मैं कह देता हूं दैट इज 2, -3 और एक पॉइंट को कह देता हूं 5, 6। इसको ए कह दिया, इसको बी कह दिया। ये वाला पॉइंट क्या आप मुझे बता सकते हैं? तो कोई भी बच्चा बता सकता है, क्योंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, तो इट इज वेरी मच श्योर कि x, 0 होएगा। अच्छा, लेकिन अपने को रेशो तो मालूम नहीं है, तो रेशो नहीं मालूम तो हम इस पर रेशो ले लेते हैं λ/1। आप लोग के रेशो 1 ले सकते हो। चलिए भाई सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्व कैसे करें? मैंने कहा बहुत आसान काम है, इसके अगेंस्ट चलेगा, ऐसे चलेगा। तो ये रेशो जो है डिवाइड बाय एक्स एक्सिस। अब डिवाइड बाय एक्स एक्सिस है तो रेशो जो है ऐसे होना चाहिए, λ/1। तो मैं इस फिगर को ना ठीक से बना रहा हूं ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर पाओ, है ना। या अंडरस्टैंड तो हम ऐसे भी कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस रेशो बना दे रहा हूं। इसको मैंने कह दिया ये आपका लैम्डा हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा, ऐसे मान लिया, ठीक है। चलिए अब मैं 0 के लिए सॉल्व कर रहा हूं, तो पहले लिख दे रहा हूं x इक्वल टू और 0 इक्वल टू, दोनों के लिए सॉल्व होगा। x इक्वल टू के लिए जब लिख लूंगा तो 1 इंटू दिस पॉइंट यानी कि 2 इंटू 1 प्लस मैंने क्या किया 2 इंटू दिस वाला रेशो एंड दिस टाइम उल्टा करेंगे 2 इंटू 1 एंड लैम्डा इंटू 5 यानी कि 5 लैम्डा, नीचे क्या आ जाएगा λ+1। सब मिला के मैं लिख सकता हूं 2 + 5 लैम्डा अपॉन में λ+1। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इस वाले के लिए सॉल्व करो, क्योंकि अगला पॉइंट क्या 0 है। इसके लिए सॉल्व करोगे तो क्या होगा 1 इंटू -3 यानी कि -3 इंटू 1 प्लस लैम्डा इंटू 6 और अपॉन में क्या आ जाएगा λ+1। ठीक है भाई साहब, आ गया। यहां तक तो बड़ा आसान था। आगे क्या करें? मैंने कहा ले इतनी सी बात, आ जाओ जल्दी आओ, बताता हूं। ये लैम्डा इंटू 1 जो है इससे टकराएगा और चूर चूर हो जाएगा, यानी ये क्या हो गया 0, ये हो गया -3 प्लस 6 लैम्डा। ओ हो, इसका मतलब ये 3 इधर आ गया, ये हो गया 6 लैम्डा, ये इधर आ गया 3/6, ये हो गया लैम्डा। सब मिला के लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया 1/2। क्या हो गया 1/2। और इन्होंने क्या पूछा था? रेशो ही पूछा था, तो रेशो आ गया आपका ये लैम्डा दैट इज व्हाट 1/2। कई बार वो पॉइंट भी पूछ लेते हैं, यानी कि x की वैल्यू भी पूछ लेता है, तो उस केस में आपको क्या करना है, यहां पर ये 1/2 प्लेस कर देना है ऐसे। समझ गए बात को? एलसीएम वेलसीएम ले लेना है, तो ये 4 + 5 डिवाइड बाई 2 और ये 3/2, 2 से 2 कट गया, 5 4 9/3 यानी कि कितना आ गया 3। यानी कि x की वैल्यू 3 भी यूज कर सकते हो अगर जरूरत पड़े। इसलिए मैंने आपको दोनों बातें बताई बाबू। आइए अगले क्वेश्चन पर, बिना देरी किए हुए ये रहा आपका अगला सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पर। आ जाओ। कह रहे x, y इज अ 5 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, हाउ मेनी सच पॉइंट्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। समझिए पहले, देखिए ये हो गया आपका क्वाड्रेंट, प्लेन बना दिया। इस प्लेन में यहां पर क्या होता है ओरिजिन, यानी कि 0, 0। क्या हो गया 0, 0। अब यहां से कोई पॉइंट है दैट इज x, y, यहां कहीं ऐसे मान लेते हैं, और यहां से यहां की डिस्टेंस जो है वो 5 है। कितनी है 5। अब वो कह रहे हैं कि ओरिजिन से और कितने पॉइंट होंगे जहां पर डिस्टेंस 5 होगी। मैंने कर ले, इतनी सी बात है। अगर मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा इधर कर दूं तो यहां से भी डिस्टेंस 5 होगी, इधर कर दूं यहां से भी डिस्टेंस 5 होगी, 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 ये सब डिस्टेंस 5 होंगी, ये सब डिस्टेंस 5 होंगी। तो ये तो मैंने कुछ पॉइंट जिन पे मैं पेन रख पाया वो बता पाया, लेकिन यहां तो बहुत सारी होंगी। इसका मतलब हम कहेंगे कि यहां पर इनफाइनाइट पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां से डिस्टेंस 5 होगी। तो कहीं पर इनफाइनाइट, ये रहा आंसर। चलो डी इज द करेक्ट आंसर। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर।
भाई साहब ये लो अगला क्वेश्चन, बड़ा ही लप्पू सा क्वेश्चन है, एकदम लप्पू सा सचिन हो रखा है। डायग्राम दे रखा है, हमें सिर्फ डायग्राम के हिसाब से चीजों को प्लेस आउट करना है और अपना काम हो जाएगा। चलो प्लेस आउट करना चलते हैं भाई साहब। डी इज पैरेलल टू ए बी, डी इज पैरेलल टू ए बी, यानी ये और ये आपस में पैरेलल है। मैंने बहुत चंगी बात है। ए बी इज ए, यानी कि ये आ गया आपका ए। बी ई यानी कि डी ई दैट इज एक्स, तो ये हो गया आपका एक्स। और क्या है, बी ई दैट इज बी, ई सी दैट इज सी। यहां तक हो गया। मैंने कहा बहुत आसान। अब क्या करें, मैंने कहा अकॉर्डिंग टू रूल हमें मालूम है कि ए बी यानी कि दिस साइड और दिस साइड का रेशो यानी कि डी ई बराबर होना चाहिए दिस यानी कि बड़ी वाली साइड यानी कि बी सी अपॉन में ई सी के, यानी छोटा ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल का रेशो लिया। अच्छा ध्यान से देखो, ये लेंथ कितनी है, b प्लस सी। समझ गए बात को। प्लेस कर रहा हूं, ए बी की वैल्यू a, डी ई की वैल्यू x, बी सी की वैल्यू b प्लस सी और ई सी की वैल्यू दैट इज c। मैंने पूरा पलट दिया। अगर मैंने पूरा पलट दिया मेरे काबिल दोस्त, तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन ए और c अपॉन b प्लस सी। ये a जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर चला गया, तो ये क्या हो गया, ए सी अपॉन में b प्लस सी। क्योंकि क्वेश्चन वाले भैया ने हमसे x की वैल्यू पूछी है, x की वैल्यू क्या पूछी है, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए बी सी। तो क्या आ गई, x इक्वल टू ए सी अपॉन में b प्लस सी। तो ए सी अपॉन में b प्लस सी कहां पर दिखाई दे रहा है, यहां पर। इसका मतलब b इज द करेक्ट क्वेश्चन, यानी करेक्ट ऑप्शन है ना। चलो अब ज्यादा देर नहीं बितानी है क्वेश्चन पर, आगे की तरफ बढ़ना। ये जो 20 क्वेश्चन होते हैं ना, इनको ताबड़तोड़ जल्दी जल्दी करना